हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डीएमआरसी, जो मेरे पास दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये एक मेरे पास क्वेश्चन पेपर है जिसकी ये आंसर की है, वो हम सॉल्यूशन कर रहे थे। हमने क्या है, लगभग आधा पोर्शन इसका कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारे पास टेक्निकल जो पोर्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास 75 नंबर 75 क्वेश्चन क्या है पूछे गए हैं इसके अंदर टेक्निकल के। ठीक है, और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल, तो बचे हुए क्वेश्चन क्या है हमारे पास नॉन टेक्निकल रहते हैं। तो हमने टेक्निकल क्वेश्चन की क्या है, लगभग आधे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज बचे हुए क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको विद फोटोज़, आपको क्या है जिस भी क्वेश्चन के अंदर डाउट लगता है और आपको क्या है, मैं फ़ोटो के हिसाब से आपको फ़ोटो दिखाकर मैं उसको क्या है अच्छे से क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को। तो बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ से शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन लगभग कर लिए थे। यहाँ पर शायद एक क्वेश्चन बचा हुआ था हमारा, जो कि है 7 नंबर। ठीक है, ये मेरे पास 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। अभी हम एक 230 वोल्ट की डीसी श्रेणी मोटर है, डीसी सीरीज़ मोटर है, 40 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। आर्मेचर और श्रेणी वाइंडिंग का जो हमारे पास प्रतिरोध है वो ये दे रखा है 0.2 और 0.1 हमारे पास दिया हुआ है और ब्रश वोल्टेज हमें निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए डीसी सीरीज़ मोटर का सबसे पहले सर्किट डायग्राम। ठीक है, मैं बनाता हूँ डीसी सीरीज़ मोटर का, ये मेरे पास क्या है सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ मैं डीसी सीरीज़ मोटर का। तो ये मेरे पास आर्मेचर वाइंडिंग है, यहाँ पर मेरे पास 2 ब्रश लगे होते हैं और ये वाइंडिंग लास्ट में एंड होती है। यहाँ पर ये मान लीजिए प्लस है, ये मान लीजिए माइनस है मेरे पास। यहाँ से मैं डीसी सप्लाई दूंगा तो मेरे पास डीसी सप्लाई कितनी है, टोटल दे रखी है 230 वोल्ट मुझे दी हुई है ये स्टार्टिंग की वोल्टेज। अब क्या है 230 वोल्टेज हमारी यहाँ पर आने वाली है आर्मेचर के ऊपर। अब थोड़ी सी और चर्चा करता हूँ आर्मेचर के बारे में। जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके ऊपर जो मेरे पास ईएमएफ बनेगा उसको दिया गया है नाम बैक ईएमएफ का, ईबी का। ठीक है, आर्मेचर का प्रतिरोध कितना दे रखा है इसके अंदर, आर्मेचर प्रतिरोध है वो है 0.2 ओम मेरे पास आर्मेचर प्रतिरोध दिया हुआ है और सीरीज वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो दे रखा है मुझे 0.1 ओम। ठीक है, ये मेरे पास सीरीज वाइंडिंग का ये प्रतिरोध है। 40 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो मेरे पास यहाँ पर जो धारा है वो कितनी है, 40 एम्पियर मेरे पास धारा प्रवाह हो रही है, फ्लो हो रही है। आपको क्या निकालना है, ये जो मेरे पास ब्रश है इन ब्रश पर क्या है वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी वो मुझे निकालनी है, ब्रश की वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें ब्रश की वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या है मेन जो वोल्टेज मेरे पास है 230। ठीक है दोस्तों, 40 एम्पियर हमारा करंट यहाँ से निकल रहा है और ये मेरे पास क्या है 0.1 ओम मेरे पास यहाँ पर प्रतिरोध है। तो ये जो वाइंडिंग है मेरी सीरीज वाइंडिंग है, इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना होगा, आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है V बराबर IR। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप का। I कितना है मेरे पास, 1 है, 0.1 है और 40 एम्पियर मेरे पास धारा है। तो मेरे पास इस सीरीज वाइंडिंग के जो ड्रॉप होगा वो होगा 4 वोल्ट का, 4 वोल्ट का यहाँ पर ड्रॉप होगा मेरे पास। और जो बची हुई वोल्टेज है वो मेरी कहाँ पर पहुँचेगी, ब्रश वोल्टेज पर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो मुझे यही निकालना था। 4 वोल्ट मेरी ड्रॉप निकल रही है इस वाइंडिंग के अंदर। टोटल वोल्टेज मेरे पास 230 है, 230 में से 4 माइनस करूँगा तो यहाँ पर ब्रश पे मेरी जो वोल्टेज पहुँचेगी वो 226 मेरे पास क्या है वोल्टेज पहुँच जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछते आर्मेचर पे जो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप है वो पूछता तो मेरे पास ये वोल्टेज भी मुझे कम करनी होती है, ये भी ड्रॉप मैं साथ में कम करता। 40 एम्पियर मेरे पास करंट होता और 0.2 ओम मेरे पास प्रतिरोध है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसको भी मैं इसमें माइनस करूँगा, तब मेरे पास क्या है आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर मुझे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पूछा था ब्रश वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 226 मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है नंबर डी। ठीक है, और जो क्वेश्चन बचे हुए सारे हम डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन जो भी छूटा हुआ है क्वेश्चन है वो देख लेता हूँ एक बार में। तो हमने लगभग शायद 30 या 35 क्वेश्चन कर लिए थे, ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने। इसके अंदर आगे क्या है, हाँ एक ये क्वेश्चन बचा हुआ था। इसके अंदर क्या दे रखा है, द सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिफाइंड एज, जो हमारे पास अल्टरनेटर जो होता है उसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो है, ठीक है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस यानी कि
एक्स, ठीक है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस इसे बोलते हैं हम। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अब आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेटर अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर क्या कंडीशन होती है मेरी, जो मेरे पास वोल्टेज पर फेज होता है बटा में क्या है मेरे पास करंट पर फेज होता है। क्यों, अब आपको पता है एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है, रिएक्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं जिसे एक्स लिखते हैं, तो क्या होगा मेरे पास वी बटा में आई ही होता है रिएक्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास वोल्टेज जो ओपन वोल्टेज है और करंट मेरे पास क्या होगा शॉर्ट सर्किट करंट होगा, तो ये मेरे पास क्या है रिएक्टेंस बन जाता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी हमने कर लिया था। अब बात करते हैं जेएफईटी के बारे में, ठीक है, शायद यहाँ तक हमने किए थे। तो ये क्वेश्चन मेरे को दिखाई दे रहा है, जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है जेएफईटी के बारे में। क्या पूछा गया इसके अंदर, जेएफईटी अभिलक्षण वक्र के पिंच ऑफ संतृप्त क्षेत्र, मतलब पिंच ऑफ सैचुरेशन रीजन है में जेएफईटी इनमें से किसके रूप में कार्य करता है, ठीक है, किसके रूप में कार्य करेगा वो हमें पूछा गया है। अब आपको क्या है जेएफईटी की जो हमारे पास अभिलक्षण बनता है जेएफईटी का वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता है आपको तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है जेएफईटी अभिलक्षण वक्र के पिंच ऑफ संतृप्त क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र में जेएफईटी इनमें से किसके रूप में कार्य करता है। जो मेरे पास पिंच ऑफ रीजन होगा उस रीजन में किस रूप में कार्य कर रहा है जेएफईटी, वोल्टेज सोर्स के रूप में या वोल्टेज निर्भर धारा के रूप में या मेरे पास स्थिर धारा के रूप में या फिर धारा निर्भर वोल्टेज रूप में। तो मैं आपको जेएफईटी की जो मेरे पास विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फोटोज़ पे चलते हैं हम। ये फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे पास जेएफईटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। यहाँ पर इस फ़ोटो की बात करें तो मेरे पास क्या है आईडी और मेरे पास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वीडीएस। मैं अगर इसको उठाता हूँ, वीडीएस के बीच में मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। यहाँ पर मेरे पास करंट है जो कि मिली एम्पियर में लिया जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जेएफईटी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो मेरे पास करंट बनेगा, जो मैं करंट निकालता हूँ तो वो मेरे पास करंट मिली में होगा या किलो में होता है, इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी आप अपना माइंड में रखिए। तो यहाँ पर मेरे पास करंट किस में होगा, मिली में होगा। आईडी और वीडीएस के बीच में मेरे पास विशेषता बनेगी। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, इस साइड में मेरे पास जो भी होगा वो वोल्टेज होगी, इस साइड में जो भी होगा मेरे पास करंट होगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या है यहाँ पर मेरे पास इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब ये जो विशेषता आपको दिखाई दे रही है, इस केस में क्या है मेरे पास जो आपको ये रीजन दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, ये वाला जो रीजन है वो है ओमिक रीजन, ठीक है, प्रतिरोध का रीजन होगा। ये वाला रीजन है मेरे पास सैचुरेशन रीजन है, इससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। सैचुरेशन का पॉइंट मतलब है, सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे ऊपर हम कुछ भी कर लें, चाहे कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो उससे आगे चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो मेरे पास सैचुरेशन रीजन होता है। और अगर हम इससे आगे चले जाएंगे तो वो मेरे पास ब्रेक डाउन रीजन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग के अंदर जो मेरे पास रीजन बनता है वो मेरे पास होता है पिंच ऑफ रीजन। तो इसी की बात कर रहा था क्वेश्चन के अंदर। पिंच ऑफ रीजन के अंदर मेरे पास क्या कार्य कर रहा है, मेरे पास पिंच ऑफ रीजन के अंदर धारा कार्य कर रही है, लेकिन स्थिर धारा कार्य कर रही है, स्थिर है धारा मेरे पास। यहाँ पर ये मेरे पास धारा की वैल्यू होगी, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास धारा की वैल्यू 4 है, तो ये कंटिन्यू वैल्यू क्या है, लगभग 4 ही रही है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन वोल्टेज है मेरे पास, वोल्टेज ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास धारा है वो क्या है, स्थिर केस रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जेएफईटी के बारे में अगर और बात करूँ मैं, तो जेएफईटी का अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ तो आपको दिखाई दे रहा है 3 इसके अंदर टर्मिनल होते हैं, गेट ड्रेन सोर्स, ठीक है। 3 टर्मिनल होते हैं, गेट ड्रेन सोर्स। ये भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। और आप सिंबल देख सकते हो जेएफईटी का किस तरह से आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब क्या है मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, स्थिर धारा मैंने आपको दिखाई है वही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस। टाइम लग सकता है, धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। आप क्या है मोबाइल के अंदर एक सेटिंग होती है यूट्यूब के अंदर स्पीड बढ़ाने की, वहाँ से आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो वीडियो को। तो और जितना भी मैं आपको अच्छे से करवाऊँगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो बेटर ही आपके लिए ही होगा, क्योंकि मैं क्या है एक एक पॉइंट से आपको क्लियर करवा रहा हूँ जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आगे भविष्य में भी आने वाले जो भी आपके जो एग्ज़ाम होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उन पर आप क्या है अटको नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है,
समानांतर क्रम में संयोजित एक स्रोत RLC नेटवर्क दे रखा है मेरे पास, क्या है, समानांतर क्रम दे रखा है, पैरेलल क्रम। इसकी नेपर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, नेपर फ्रीक्वेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन थोड़ा सा लेवल यहाँ पर ज़्यादा उठाया गया है क्वेश्चंस का, तो नेपर फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेपर फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताता हूँ, अभी चलते हैं फोटोज़ के साथ। यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है एक तो मेरे पास पैरेलल सर्किट है, दूसरा मेरे पास है सीरीज सर्किट। इसके अंदर पैरेलल के अंदर जो नेपर फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे अल्फा से लिखा जाता है, नेपर फ्रीक्वेंसी मेरी क्या होगी, 1/2 RC, ठीक है, 1/2 RC मेरी होती है नेपर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये मेरे पास पैरेलल और सीरीज के अंदर सेम रहती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सिर्फ नेपर फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखनी है। सीरीज के अंदर नेपर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, R/2L, ये आपको दिखाई दे रही होगी, R/2L होती है मेरे पास सीरीज कंडीशन में। तो वहाँ पर पूछा गया था पैरेलल कंडीशन में आपकी नेपर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो वो होगी मेरी 1/2 RC। चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, दे रखा है, इसको थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है आपको, 2/4 RC दिया हुआ है, इसको मैं कैंसिल करूँगा तो मेरे पास बनेगा 1/2 RC, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करूँ तो वो बनेगा 1/2 RC, जो कि मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये जो सारे फॉर्मूलाज है वो आपको याद करने होंगे। RLC रेजोनेंस जो मेरे पास सर्किट होता है उसके अंदर बहुत से फॉर्मूलाज होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है। अप्रत्यक्ष लागत मतलब क्या है, एक तो डायरेक्ट लागत होती है प्रत्यक्ष रूप से, एक मेरे पास अप्रत्यक्ष लागत होती है जो इनडायरेक्ट, जो दिखाई नहीं देती लागत, ठीक है। अब क्या है, आपको अप्रत्यक्ष लागत पूछा गया इसके अंदर, अप्रत्यक्ष लागत तो घायलों के अनुपादक समय की लागत, आपको क्या है, मतलब घायल हो गया कोई तो उसका जो ठीक होने का जो टाइम लगेगा वो लागत ही एक किस्म की, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको हम डिटेल से करते हैं। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V 50 sin ω-t लिखते हैं, उसको अंदर हमें ओमेगा यहाँ पर दे रखा है हमें 100, ठीक है। इसके आयाम और आवृत्ति का मान क्रमशः क्या होगा। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड पूछा गया है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, ये मेरे पास क्या है, एक वेव से मैं बनाता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ध्यान रखना थोड़ा। यहाँ पर क्या है, मेरे पास ये वाली जो वैल्यू बनेगी वो मेरे पास होगी मैक्सिमम वोल्टेज। वोल्टेज की बनाऊँगा तो मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज होगी। तो ये जो मैं बोलता हूँ इसको बोलता हूँ आयाम, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब आपको ऐसी सिस्टम के अंदर जो वोल्टेज हम लिखते हैं उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Vm sin ω-t, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर Vm कितना दिया हुआ है, Vm 50, तो मेरा एम्पलीट्यूड Vm कितना होगा, 50 होगा। आयाम 50 तो इसके अंदर तीनों के अंदर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, आपको निकालनी होगी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, आवृत्ति पूछा गया है। आवृत्ति निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2πf, ओमेगा बराबर 2πf। यहाँ से f निकालना है तो क्या बनेगा, ओमेगा बटा में 2π बराबर f होगा। अब ओमेगा कितना दे रखा है यहाँ पर, ओमेगा मेरा है 100, ठीक है। ओमेगा t लिखते हैं हम फॉर्मूला के अंदर, तो ओमेगा मेरा है 100 लिख दिया मैंने। 2π से मैं कैंसिल करूँगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 15.9, ये वैल्यू मेरी सही रहेगी 15.9। यहाँ पर ये ऑप्शन हम ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कभी भी वोल्ट के अंदर नहीं होती, ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही गए, ठीक है। और आपको जो Vm डायरेक्ट दे रखा है 20 वोल्ट, 50 दे रखा है यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है 20 वोल्ट, ये ऐसे ही कट हो गया। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए, बचा ऑप्शन सी है, तो सी अपने आप लगा सकते हो, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, निम्न में से कौन सा वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मानदंड नहीं है, ठीक है। लागत, पैसे तो लगते हैं वायरिंग करने के लिए, सुरक्षा भी ज़रूरी है, दिखावट भी ज़रूरी है, घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या पर थोड़ी डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑप्शन विद रिगार्ड टू बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज करेक्ट, ठीक है। मल्टी वाइब्रेटर के लिए पूछा गया बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है मेरे पास, इसके अंदर 2 स्टेट होती है। बाई मतलब होता है 2, स्टेट का मतलब स्टेट, ठीक है। 2 स्टेट इसके अंदर होती है। अब मल्टी वाइब्रेटर के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, तो विद फोटोज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। चलते हैं फोटोज़ पर। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है मल्टी वाइब्रेटर के बारे में।
मल्टी वाइब्रेटर यहाँ पर दे रखा है फिक्स्ड बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसके अंदर क्या है, मेरे पास 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा रखे हैं, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर मेरे पास बाहर की साइड है तो मेरे पास NPN ट्रांजिस्टर है, ये भी मेरा NPN ही ट्रांजिस्टर है, पॉइंट बाहर है तो NPN होगा। इसके अंदर क्या है, मेरे पास 2 स्टेट बन रही है, एक मेरी ये स्टेट बन रही है, दूसरी मेरी ये स्टेट बन रही है, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं हम बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसके अंदर क्या होता है, मेरे पास जो C1 C2 ये मेरे पास क्या है, ट्रिगर प्लस दे रखे हैं इसके अंदर। ये जो मेरे पास मल्टी वाइब्रेटर होता है वो मेरे पास ट्रिगर प्लस से काम करता है, यहाँ पर से हमें ट्रिगर करना होता है, ठीक है। यहाँ से ट्रिगर करेंगे तभी जब मेरे पास वाइब्रेटर है जो काम करना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम इनपुट देंगे और आउटपुट इस साइड से ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्रिगर प्लस, यहाँ पर ट्रिगर करना होता है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मल्टी वाइब्रेटर है जो बाई स्टेबल, उसके बारे में। फ्री रनिंग ऑक्सीलेटर ये नहीं होता, ट्रिगर ऑक्सीलेटर ये मैंने आपको बताया था, ट्रिगर इसके अंदर करना पड़ता है हमें। 2 ट्रिगर थी, ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 हम करते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घरों की वायरिंग के लिए निम्न में से किस सुरक्षा मानदंड का उपयोग किया जाता है। तो हम MCB लगाते हैं घर के अंदर, ICB तो कोई वर्ड भी नहीं होता, ACB होता है हमारे पास एयर सर्किट ब्रेकर, और OCB होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, जो कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर लगाया जाता है। SCR के बारे में चर्चा करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। SCR एक उपकरण है। SCR किस टाइप का उपकरण है, एक अर्ध नियंत्रित उपकरण है, ये सभी को पता है, अर्धचालक है मेरे पास, ठीक है। मेरे सेमीकंडक्टर कंट्रोल डिवाइस है SCR जो होता है, इसे बोलते हैं। अब मेरे पास क्या होता है SCR के अंदर, मैं फ़ोटोज़ के हिसाब से ये फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है SCR के बारे में। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो कि एक अर्ध युक्ति है हमारे पास, अर्ध नियंत्रित युक्ति है। इसके अंदर क्या होता है मेरे पास SCR के अंदर, आपको ये डायग्राम अच्छी तरह से पता होना चाहिए SCR का। जो इसके अंदर क्या है, मेरे पास 4 तो लेयर बनी होती है, PN 4 तो मेरे पास क्या होगी, 4 लेयर होती है। बहुत बार पूछा जाता है 4 लेयर के बारे में। 3 मेरे पास यहाँ पर जंक्शन है, 3 मेरे होते हैं जंक्शन, ठीक है। J1 J2 हम लिख सकते हैं जंक्शन के बारे में, 3 जंक्शन है, और 3 ही मेरे पास इसके अंदर टर्मिनल्स है। ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है SCR के बारे में। टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, गेट, एनोड, कैथोड, ठीक है। ये मेरे पास टर्मिनल्स है, तो इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए SCR के बारे में, ठीक है। अब SCR किस तरह से दिखाई देता है, आप देख सकते हो इस टाइप का जो आपको SCR दिखाई देगा, ठीक है। इसके अंदर ये मेरे पास SCR का सिंबल होता है, एनोड, कैथोड, गेट, इसके अंदर 3 टर्मिनल बने होते हैं। SCR के अंदर हमारा एक स्विचिंग डिवाइस होता है, ये एक हाई वोल्टेज और हाई करंट ऑपरेशन काम करता है। ये बात आपको पता होना चाहिए SCR के बारे में। और हमारा जो SCR है वो ओनली क्या है, 1 डायरेक्शन में काम करता है, जो ऑर्डिनरी हमारे पास SCR था वो, ठीक है। ये बात आपको SCR के बारे में मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहती है हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए। ये नहीं भी जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, हमने क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन देखते ही इसी तरह से टिक कर देंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम पूरी डिटेल से क्या है पढ़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको क्या है कम से कम 4-4, 5-5 एक्स्ट्रा बातें भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप क्या है जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने तमाम दोस्तों के साथ क्या है इसके बारे में बताइए। आगे क्या दे रखा है, एक और बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, विच टाइप ऑफ केबल इज़ यूज टिल 66 kV एप्लीकेशन। 66 kV एप्लीकेशन के लिए हम कौन से टाइप की केबल यूज़ करते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए केबल्स के बारे में। तो हमारे पास 66 केबल जो है वो स्क्रीन केबल, ये हम यूज़ करते हैं 66 केबल के बारे में। अब मैं आपको केबल्स कुछ दिखाता हूँ किस टाइप में दिखाई देती है केबल, और केबल के अंदर अलग अलग टाइप की जो लेयर्स बनी होती है उनके बारे में चर्चा करता हूँ। तो मैं आपको फ़ोटोज़ के हिसाब से दिखाऊँगा। यहाँ पर आपको केबल दिखाई दे रही है एक, ये ठीक है, अंडरग्राउंड केबल है ये। इसके अंदर क्या क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ जल्दी से। इसके अंदर मेरे पास सबसे पहले कंडक्टर होंगे, ठीक है, जो चालक बोलते हैं। चालक के ऊपर मेरे पास पेपर इंसुलेशन होगा, इसके अंदर पेपर जो इंसुलेशन होगा मेरे पास। उसके बाद लेड शीट होती है मेरे पास, जिसे बोलते हैं मेटालिक शीट भी बोल सकते हैं, लेड की होती है शीट। और मेरे पास लेड शीट से ऊपर जो मेरे पास लेयर होगी उसे बोलते हैं बेडिंग। बेडिंग मेरी जूट या हरसेन से बनाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मेरे पास नेक्स्ट बेडिंग से ऊपर जो मेरे पास लेयर बनेगी वो होती है आर्मरिंग, जो कि हम बनाते हैं स्टील की वायर से, ठीक है। आर्मरिंग जो होती है मेरे पास वायर मेटल की होती है आर्मरिंग, ये मजबूत रखती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए। बेडिंग का क्या काम होता है, अंदर जो मेरे पास मॉइस्चर वगैरह है उसको बचाए रखने के लिए। लेड शीट का क्या काम होता है, ये भी क्या है मेरे पास जो अंदर ये पेपर इंसुलेशन है और मेरे पास कंडक्टर है, इनको
सेफ रखने के लिए और नमी से बचाने के लिए मेन काम होता है लेड शीट और मेरे पास मेटालिक शीट बोलते हैं इसे। आर्मरिंग के ऊपर जो लेयर होगी मेरे पास इसको बोलते हैं सर्विंग, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे पावर सिस्टम में इसके बारे में। अब मैं आपको एक और फोटोज दिखाता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रही है फोटो, ये मेरे पास यहाँ पर 3 पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बेल्टेड जो केबल है आपके लिए वो यूज़ करते हैं अप टू 11 kb। स्क्रीन जो केबल है मेरे पास वो यूज़ करते हैं 22 kb से लेकर 66 kb तक। और प्रेशर जो केबल होती है वो यूज़ करते हैं बियॉन्ड 66 kb। ये तीनों पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको ये बताए हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हमने कर लिया था। ये 66 kb का जो हमारे पास एप्लीकेशन होती है केबल के लिए वो हम अपने अभी पढ़ी है। स्क्रीन केबल होती है जो कि 22 kb से लेकर जो कि हम यूज़ करते हैं 66 kb तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, यूजुअली द डोमेस्टिक अप्लायंस आर डिजाइन टू वर्क ऑन। जो हमारे पास घरों के अंदर जितने भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो लगभग सारे एसी पर ही काम आते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है हमें एक प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर जो है हमारे पास के समग्र दक्षता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। हमारे पास दक्षता मतलब यानी कि एफिशिएंसी के बारे में पूछा है। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ की हम एफिशिएंसी निकालें उसे लिखते हैं इस तरह से, वो हमारी होती है आउटपुट बटा में क्या होता है मेरे पास इनपुट। ये मेरे पास एफिशिएंसी होती है आउटपुट बटा में इनपुट। अब मैं क्या करूं, इनपुट की जगह अगर मैं ये भी लिख सकता हूं जो मेरे पास लॉसेस हुआ है, ठीक है, प्लस में मेरे पास जो आउटपुट मिली है वो भी मैं लिख सकता हूं। तो इनपुट की जगह तो आपको ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है, शक्ति आउटपुट बटा में आउटपुट प्लस में लॉसेस जो हो रहे हैं मेरे पास, ये मेरा राइट आंसर है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी मोटर की जनरेटर की हम जरूरी नहीं है हमारे पास प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर की ही बात कर रहा है, ट्रांसफार्मर की बात करें तो भी यही होगा, मोटर की बात करें तो भी यही होगा, जनरेटर की बात करें तो भी यही होगी, ठीक है। तो आपको एफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए, आउटपुट बटा में इनपुट। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं। बीजेटी के लिए आपको पता होना चाहिए जिसे बोलते हैं बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये मेरे पास होता है बीजेटी, ठीक है। अब बीजेटी का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर बीजेटी के बारे में, बीजेटी हमारा क्या होता है कि बीजेटी हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, ये करंट को कंट्रोल करता है। ये बात बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बीजेटी के बारे में, करंट कंट्रोल डिवाइस है। इसके अंदर टर्मिनल्स पूछे गए हैं तो लगभग आपको 3 टर्मिनल मिलेंगे, बीजेटी हो, यूजेटी हो, हमारे पास एससीआर हो, ठीक है। उनके अंदर सभी के अंदर 3 ही टर्मिनल दिखाई देते हैं। अब 3 टर्मिनल होते कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं, चलते हैं फोटोज़ के ऊपर। यहाँ आपको एक बीजेटी का सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, और एक असली जो बीजेटी है वो किस तरह से दिखाई देता है वो आपको यहाँ पर देख सकते हो। इसे बोलते हैं बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके अंदर 3 मेरे पास टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, एमिटर, कलेक्टर, बेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एमिटर, कलेक्टर और बेस मेरे पास 3 इंपॉर्टेंट होंगे। और मेरे पास इसके अंदर क्या है, अगर पॉइंट मेरा अंदर की तरफ है तो वो होगा पीएनपी, अगर पॉइंट मेरा बाहर की तरफ है उसे बोलते हैं एनपीएन। याद रखने का तरीका क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी फुल फॉर्म बनाए हम तो इस तरह से बना सकते हैं, पॉइंट इन, ठीक है। अगर मेरे पास पॉइंट अंदर है, पॉइंट इन है, पी एन से मेरे पास पॉइंट इन बन रहा है तो मेरे पास होगा पीएनपी। अगर मैं एनपीएन की बात करूँ तो इसके अंदर क्या बनेगा, नोट पॉइंट इन, तो मेरे पास इसमें पॉइंट बाहर है, ठीक है। इस तरह से आप दोनों इसके सिंबल देख सकते हो, सिंबल भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। तो 3 टर्मिनल कौन कौन से हुए, एमिटर, बेस, कलेक्टर, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हमने तीनों टर्मिनल देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। श्रेणी क्रम का पूछा गया है आपको, तो आप सभी को पता है श्रेणी क्रम के अंदर हमारे पास धारा जो होती है वो क्या रहती है, समान रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वोल्टेज क्या रहेगी, वोल्टेज मेरे पास हो जाएगी अलग अलग हो जाएगी, वोल्टेज हमारी सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर इन दोनों का उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है
लेड एसिड बैटरी में कितने सेल श्रेणी में जुड़े होते हैं। बैटरी की धारिता हमें दे रखी है, जो बैटरी की एफिशिएंसी है वो है हमारे पास 1000 AH की। मैंने आपको बताया था बैटरीज की जो एफिशिएंसी लेते हैं हम किसमें, AH के अंदर लिखा जाता है बैटरी के ऊपर। आप घर के अंदर देख सकते हो, अपने जो घर के अंदर जो बैटरी है उसके अंदर लगभग लिखा होगा 150 AH का, ठीक है। 150 AH की बैटरी होती है, एम्पियर हावर बोलते हैं इसे हम। 12 वोल्ट की मेरे पास बैटरी है। अब पूछा गया है कितने इसके अंदर सेल होंगे, तो हम क्या करते हैं, सेल को ही जोड़कर हम बैटरी बनाते हैं, ये आप सभी को पता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये सेल है, ये मैंने सेल जोड़े हुए हैं इस तरह से, शायद टोटल 6 सेल होंगे, 1 2 3 4 5 6 सेल है। एक सेल हमारा 2 वोल्ट का होता है, एक सेल हमारा कितने वोल्ट का होगा, 2 वोल्ट का होगा। अब इसके अंदर क्या है मेरे पास, तो 2 वोल्ट का एक सेल है, तो इसके अंदर क्या है मेरे पास 12 वोल्ट हमें लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, 12 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना होगा, 6 मेरे पास बन जाएगा। तो मेरे पास 6 जो श्रेणी क्रम में सेल जुड़े हैं, तो मैंने अभी 6 सेल जोड़े थे श्रेणी क्रम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, DMRC के अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं सारे ये। इसके अंदर क्या दे रखा है हमें, लैंप संयोजित आर्मेचर वाले 4 पोल शंट जनरेटर में क्षेत्र प्रतिरोध दे रखा है हमें 50 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध दे रखा है 0.1 ओम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शंट जनरेटर है ये, शंट जनरेटर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास क्या है, इस तरह से ये मेरा जनरेटर बनेगा शंट जनरेटर, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा है हमें, क्षेत्र प्रतिरोध जो फील्ड वाइंडिंग है इसका प्रतिरोध दे रखा है मुझे 50 ओम, और मेरे पास आर्मेचर का प्रतिरोध दे रखा है मुझे 0.1 ओम। इसके अंदर क्या पूछा गया है, 100 वोल्ट 40 वाट वाले 60 लैंपों को विद्युत शक्ति आपूर्ति प्रदान की जाती है। आर्मेचर धारा का मान बताना है हमें, आर्मेचर की धारा का मान बताना है। किस तरह से बताएंगे, देखो अब यहाँ से जो धारा निकलेगी वो एक इस साइड में जाएगी, एक इस साइड में जा रही है, इसको नाम दे दिया मैंने IL। ये मेरे पास है ISH, ठीक है, शंट धारा। अब आपको पता है IA जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, IA मेरे पास बराबर होगा IL प्लस में ISH, ठीक है। अब आपको IL निकालना है और ISH निकालना होगा, ये आपको निकालना है। सबसे पहले मैं ISH निकालता हूँ, तो ISH निकालने के लिए फॉर्मूला होता है V/R। V कितना है मेरे पास, आपको दिया हुआ है 100, ठीक है। R कितना दिया हुआ है यहाँ पर 50। तो मेरे पास ये जो ISH की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, ISH की वैल्यू मिली है 2, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ISH की वैल्यू मैंने 2 निकाल दी है। अब आगे मेरे पास क्या दिया हुआ है, ISH की वैल्यू मैंने निकाल दी, ISH की वैल्यू 2 निकाल दी मैंने। अब मुझे निकालना है IL निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, IL निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होगा कौन सा, P/V लगा सकते हैं, P बराबर VI फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर मेरे पास पावर दी हुई है, पावर कितनी है मेरे पास, पावर है मेरे पास 40 वाट का लैंप है एक, और 60 लैंप लगाए गए हैं, ठीक है। और मेरे पास वोल्टेज कितनी दी गई है, 100 वोल्टेज मुझे दी हुई है। 0 से 0 कैंसिल करूँगा और 6 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास IL की वैल्यू आई है 24 और ISH की वैल्यू मिली है मुझे 2। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 24 और 2 26, जो कि मेरा राइट आंसर होगा। 26 मेरा IA करंट निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ भी आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द 5S प्रणाली का भाग नहीं है, कौन सा शब्द 5S प्रणाली। अब आपको 5S प्रणाली का पता होना चाहिए, क्या होती है 5S प्रणाली। मैं आपको विद फोटोज़ दिखाता हूँ, तो चलते हैं फोटोज़ के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास 5S चार्ट है ये, ठीक है, 5S चार्ट। इसके अंदर कौन कौन से शब्द है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला वर्ड है मेरे पास छंटाई करना, अनावश्यक वस्तुओं को छांटे और उन्हें फेंक दे। दूसरा है सुसज्जित करना, व्यवस्था करना, प्रत्येक वस्तु के लिए जगह निश्चित करें और वस्तु को नियमित जगह पर ही रखें। तीसरा जो काम है मेरे पास स्वच्छता, साफ सफाई रखना। चौथा काम है मेरे पास स्वच्छता का प्रबंध करना, ठीक है, हर समय ऊंचे स्तर का रख रखाव बनाए रखना होगा। और पांचवा है मेरे पास शव अनुशासन, ठीक है। ये मेरे पास 5S प्रणाली होती है। और अब इसका जो यूज है वो हमारे पास क्या है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। जो वर्ड इसके अंदर यूज होने वाले हैं इंग्लिश के अंदर आप यहाँ पर पूछे गए आपसे। सबसे पहला छंटनी का मतलब होता है शॉर्ट करना। स्थिर मतलब क्या करना, सेट इन ऑर्डर, उनको सेट इन ऑर्डर में लगाना।
व्यवस्थित छपाई मतलब साइन करना, चमकाना उनको। मानवीकरण मतलब क्या आता है, स्टैंडर्डाइजेशन करना मेरे पास। और मेरे पास आत्म अनुशासन क्या होगा, सेल्फ डिसिप्लिन लगाए रखना। ठीक है, ये मेरे पास 500 जो वर्ड होते हैं इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। और इन्हें हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इंग्लिश इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या होगा 5S प्रणाली का, शॉर्ट, स्ट्रेट, स्वीप, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। ठीक है, मेरे पास क्या है, स्वीप है, इसको मैं साइन को यहाँ पर स्वीप भी लिख सकता हूँ। और ये जो मेरे पास सेल्फ डिसिप्लिन है वो उसको सस्टेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 500 वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर, शॉर्ट, स्ट्रेन, और आगे क्या है, स्वीप, स्टैंडर्डाइज, स्ट्रेन। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ये 5S प्रणाली का। तो स्ट्रेन हमने अभी पढ़ा है, शॉर्ट भी पढ़ा है हमने, साइन भी पढ़ा है, स्वेप नाम नहीं पढ़ा। तो हमारा क्या है, ये राइट आंसर होगा स्वेप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आए हैं। तो यहाँ तक ही करेंगे आज हम, जितना भी हमारे पास क्वेश्चन हो पाए हैं वो हम आज इतने ही करेंगे। और मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक क्वेश्चन को विद डिटेल्स, विद फोटोज़ भी आपको समझाए हैं, आपको समझ भी आए हैं। अगर लगे आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर पूछिए और अपना सुझाव ज़रूर हमें बताएं। अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टोटल हम क्या है पूरे 75 नंबर क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।